नमस्कार बच्चों, आज का क्लास आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के हिंदी का 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यहां से हर एक बार आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले हिंदी के इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते भी चलिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था। देखिए, पहला नंबर सवाल कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट के माताजी का नाम आपसे पूछ दिया गया है। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट और माताजी का नाम था पार्वती देवी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस याद रखिएगा, अगर पूछे बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन करने की रुचि और लालसा जगाई थी। चलिए अब दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है। सारे बच्चे हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और सारे प्रश्नों को याद करते चलिएगा। लास्ट में पूछेंगे आप लोग 50 में कितना सही कर पाते हो। देखो, करबक पाठ के रचयिता कौन है? करबक जो पाठ है उसके रचयिता का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। करबक जो पाठ है वो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि करबक जो पाठ है ये लिया गया है पद्मावत से, जो कि मलिक मोहम्मद जैसी का एक महाकाव्य है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, तीसरा नंबर सवाल कर रहा है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। क्या रामचरितमानस है? याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ओके जी, चलिए। और तुलसीदास के बचपन का नाम भी पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में, तो तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, ये ज्ञानेंद्र पति के द्वारा का कहना है कि पंचायती राज में अब पंच परमेश्वर खो गए हैं। अब उसका कोई मायने ही नहीं होता है बच्चों। तो बता दो ये पंक्ति जो है किससे लिया गया? तो ये ज्ञानेंद्र पति की कौन सी रचना है? तो गांव का घर है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया और हारजीत अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखिए, पांचवा नंबर सवाल का है, बिस्नी जो है ये किस एकांकी की पात्रा है? बिस्नी जो है ये सिपाही की मां एकांकी की पात्रा है बच्चों। राइट आंसर ये हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल है। 6 नंबर सवाल कह रहा है कि मानक जो है या मानक होगा, क्या होगा बच्चा पार्टी? यहाँ मानक हो जाएगा। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? मानक बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 6 का ए हो जाएगा। ये भी सिपाही की मां चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। अगर आपसे पूछे कि सिपाही की मां चैप्टर क्या है, तो एकांकी है, जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है, 7 नंबर सवाल कह रहा है, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का जो नाम है वो है उषा। ये लिखा गया शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है उषा। उषा शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर सवाल कह रहा है कि कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? कवि जो है कई प्रकार के होते हैं, इसीलिए हमारा सही आंसर जो होना चाहिए वो जातिवाचक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, 9 नंबर सवाल है, जी जान में कौन सा समास है? जी जान में समास बता दो आप लोग, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जी जान में कैसा समास होगा बच्चों? द्वंद्व समास करेक्ट आंसर है। चलिए 10 नंबर सवाल कह रहा है कि झुंड में कौन सी संज्ञा होगी? देखो, झुंड जो है ये किसी एक आदमी से थोड़ी ना होगा, मतलब वहां ग्रुप जहां होगा वही तो होगा, इसलिए समूहवाचक हो जाएगा। ये झुंड क्या है? समूहवाचक है। झुंड आए या फिर क्या है? दल आए या फिर क्या है? सभा आए या फिर क्या आ जाए? तो मंडली आ जाए। ये मंडली भी क्या है? तो ये समूहवाचक है। और कुछ भी आए तो आप लगा देना, ये समूहवाचक है, इसलिए जिससे समूह का बोध हो वो हमारा समूहवाचक हो जाता। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। 11 नंबर सवाल का रहा है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। बीजक के रचयिता का नाम क्या है बच्चों? कबीरदास है। अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर सवाल कह रहा है कि जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है? जुर्माना में प्रत्यय आपसे पूछा गया है। देखो, प्रत्यय क्या होता है कि ये लास्ट में लगता है। प्रत्यय लास्ट में लगता है और स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्ट में क्या होता है? उपसर्ग लगता है। ये आप लोग याद रखोगे। स्टार्टिंग में उपसर्ग लगता है और प्रत्यय क्या लगता है? ये प्रत्यय हमारा लास्ट में लगता है। तो जुर्म प्लस आना, जुर्म प्लस ये आना क्या होगा? ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए, ये रहा प्रश्न, परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? परलोक में उपसर्ग बताओ। पर और लोक, पर प्लस क्या होगा? लोक हो जाएगा। यानी कि हमारा
ये पूछा गया स्टार्टिंग वाला हो जाएगा, पर क्या है ये उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 40 नंबर सवाल कर रहा है, ओ सदानीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? ओ सदानीरा जो है ये एक प्रकार का निबंध है, जिसके निबंधकार का नाम अगर बता दे वे हैं जगदीश चंद्र माथुर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल है, शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? शिक्षा जो पाठ है ये शिक्षा शास्त्र है, जो कि लिखा गया है जय कृष्णमूर्ति के द्वारा। अगर आपको पता होगा कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है तो ये आप लोग चैट सेक्शन में लगा दोगे, जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है। ये प्रश्न आपके लिए रहा, इसलिए बताओगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 17 नंबर सवाल का है, हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है तुलसीदास को। अगर आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे माना जाता है, सूर्य पूछे तो आप लगाओगे सूरदास को। सूर्य जो माना जाता है वो किसे माना जाता है बच्चों? ये माना जाता है सूरदास को, याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछे कवियों का कवि किसे माना जाता है तो ये माना जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शमशेर बहादुर सिंह को माना जाता है कवियों का कवि। अगर पूछे प्रेम के पीर के कवि कौन माने जाते हैं तो जयसी जी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 18 नंबर सवाल है, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जयसी की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 19 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ आप लोग, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में? गंडक नदी की चर्चा जो है ओ सदानीरा चैप्टर में है, जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न को देखिए, 20 नंबर सवाल का रहा है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का जो पूरा नाम है वो है गजानन माधव मुक्तिबोध। क्या है बच्चों? गजानन माधव मुक्तिबोध। इसीलिए आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? सुभद्रा कुमारी चौहान का जो जन्म स्थान है वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। कहाँ है बच्चों? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगर पूछे सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी रचना है तो पुत्र वियोग जो चैप्टर है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 22 नंबर सवाल का रहा है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखों का तारा होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है वो प्रिय होना। क्या होता है बच्चों? प्रिय होना। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 23 नंबर सवाल का रहा है कि तीर मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ा कार्य करना। क्या? कोई बड़ा सा कार्य कर देना। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, जिससे जो दूसरा न कर पाए वो आप कर लिए, यही क्या होता है? तीर मारना मुहावरे का अर्थ बड़ा कार्य करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल का रहा है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितना हुआ? 3 प्रकार के। तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए। 25 नंबर सवाल का रहा है, पुष्प का विशेषण क्या होता है? पुष्प का विशेषण पुष्पित हो जाता है। पुष्प का विशेषण क्या होता है बच्चों? पुष्पित होता है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल कह रहा है, 26 नंबर सवाल का है, राष्ट्र का विशेषण क्या होगा? राष्ट्र का विशेषण राष्ट्रीय होता है। राष्ट्र का क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हमारे सामने कुछ ऐसा प्रश्न है कि समाज का विशेषण क्या है? जो किसी भी चीजों की विशेषता को बतलाए, समाज का सामाजिक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर सवाल, कौन आ रहा है? हमने आपसे पूछा कि बताओ, देखो बच्चा पार्टी उधर से कौन आ रहा है, मतलब हमने आपसे प्रश्न किया तो हमारा प्रश्नवाचक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न के बताइए 29 नंबर सवाल है, हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किन की रचना है? हार जीत जो है यह एक प्रकार का गद्य कविता है और लिखा गया है अशोक वाजपेयी के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? अशोक वाजपेयी के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे मुक्तिबोध की कौन सी रचना है तो जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। अधिनायक रघुवीर शाह के द्वारा और प्यारे नन्हे बेटे को कविता जो है ये विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न कह रहा है 30 नंबर सवाल है, कवियों का कवि निम्न में से कौन कहे जाते हैं? कवियों का कवि हमने बता चुका है कि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है और इसकी जो रचना है उसका नाम है ऊषा। ओके, जो कि प्रकृति संबंध ये प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता का नाम है ऊषा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 31 नंबर सवाल है, जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल है। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है बच्चा पार्टी? वाचाल। करेक्ट आंसर है। चलिए 32 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल कह रहा है कि जो पुरुष अभिनय करे, जो पुरुष क्या करे? अभिनय करे,
उसके लिए एक शब्द होता है अभिनेता। जो पुरुष अभिनय करे उसके लिए हमारा एक शब्द क्या होता है? अभिनेता होता है। और अभी स्त्री करती अभिनेत्री हो जाता। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 33 नंबर सवाल का रहा है, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बताओ आप लोग। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक बोलते हैं, और जिनके खंड सार्थक नहीं होते उसे हम लोग रूढ़ बोल देते हैं। चलिए 34 नंबर सवाल को देखिए। 34 नंबर सवाल का भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो भगत सिंह की रचना है? संपूर्ण क्रांति ये किसकी रचना है बच्चों? ये है जयप्रकाश नारायण की रचना। किसकी है? जयप्रकाश नारायण जी की रचना है, तो ये हमारा नहीं होगा। उसके बाद हाँ, एक लेख और एक पत्र भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, जो कि एक प्रकार का ऐतिहासिक पत्र है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 35 नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है? जूठन कहीं दिख रहा है क्या? जूठन जो रचना है ये एक प्रकार का क्या है बच्चा पार्टी? तो ये एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। क्या है बच्चों? ये एक प्रकार का दलित आत्मकथा है जो कि लिखा गया है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 36 नंबर सवाल है, भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी वीर रस के महान कवि हैं। भूषण जी वीर रस के महान कवि माने जाते हैं बच्चों। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा बच्चों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 37 नंबर सवाल कह रहा है, वो कह रहा है कि निम्न में किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? निम्नलिखित में कौन कहानी है जिसमें गैंग्रीन नामक बीमारी का उल्लेख है? तो वो है रोज, जिसमें कि रोज क्या है? मालती का पति जो महेश्वर है इसी बीमारी का डॉक्टर है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आयुष्मान का चिरंजीवी हो जाएगा। पर्यायवाची कहने का अर्थ हमारा होता है समान अर्थ पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखिए। 38 नंबर सवाल है, उन्नति का विलोम क्या होगा? उन्नति का विलोम अवनति। उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति होगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जैसे आरोही का अवरोही होता है। अगला प्रश्न 40 नंबर सवाल है, ट का उच्चारण स्थान क्या होता है? ट वर्ण पूरा होता है, वो हमारा मूर्धा होता है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? मूर्धा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। 41 नंबर सवाल कह रहा है, वो है कि ब का उच्चारण स्थान क्या होता है? ब का उच्चारण स्थान बता दो। ये उपु यानी कि प वर्ण जितने भी होते हैं वो किससे बोले जाते हैं? तो आपको याद रखना ये बोले जाते हैं ओष्ठ से, यानी प फ ब भ म, ये पांचों जो है ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने 42 नंबर सवाल है, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो यह कल्पित रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है बच्चों? कल्पित रूप है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए 43 नंबर सवाल है आपके सामने, बताओ आप लोग। 43 नंबर सवाल का सूबेदारनी जो है ये किस कहानी की पात्र है? सूबेदारनी जो है ये किस कहानी की पात्र है? तो ये उसने कहा था। उसने कहा था एक प्रकार का क्या है बच्चा पार्टी? एक प्रकार का कहानी है। कहानीकार का नाम हमने अभी बताया, कौन सा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न 44 नंबर सवाल का है, लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था? तो लेखक के पिताजी ने। लेखक के पिताजी ने लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए देख लिया था। और लेखक के पिताजी लेखक को प्यार से मुंशी जी भी कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो है तब लेखक के पिताजी बोलते हैं, कौन है जो हमारे लड़के से स्कूल में झाड़ू लगवावे है? तो वो हेडमास्टर कालीराम चिल्लाकर बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर सवाल का रहा है, जय कृष्ण मूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जय कृष्ण मूर्ति की रचना है? तो वो हो जाएगा शिक्षा। एक प्रकार का शिक्षा जो ये शिक्षा शास्त्र जिसको हम लोग संभाषण बोलते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है 46 नंबर सवाल है, भूषण की कविता निम्न में से कौन है? भूषण जी वीर रस के महान कवि हैं और जो कवित्व में है महाराज छत्रसाल और शिवाजी की वीरता का बखान किया है इन्होंने। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने 47 नंबर सवाल का, नाभादास किसके समकालीन थे? नाभादास अगर समकालीन की बात हो तो तुलसीदास के समकालीन थे। अगर आपसे पूछे कि नाभादास किसके शिष्य थे तो स्वामी अग्रदास के। ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 48 नंबर सवाल का, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी बने थे 1924 में, और लेनिन की मृत्यु भी कब हुई थी? 1924 में ही। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न हमारे सामने 49 नंबर सवाल है, सौभाग्य का विलोम क्या होता है? सौभाग्य का विलोम है दुर्भाग्य। क्या होता है बच्चों? दुर्भाग्य हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल हमारे सामने कुछ ऐसा रहा कि रोज शीर्षक पाठ क्या है? रोज जो पाठ है वो एक प्रकार का क्या है? रोज पाठ एक प्रकार का कहानी है, जिसके कहानीकार का नाम क्या है? तो अज्ञे जी है। अज्ञे जी का पूरा नाम की बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। और अगर पूछे रोज कहानी की नायिका कौन है तो मालती है, और मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर
ईश्वर था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे मालती का पति क्या था तो डॉक्टर था, ये भी आप लोग याद रख लो। ओके, और मालती महेश्वर की संतान का नाम पूछे तो टीटी लगा देना, क्या टीटी, ये भी याद रखना, ये भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। ओके जी, चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके बच्चा पार्टी बता दो कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और हम आपको कैसा पढ़ा रहे, ये कमेंट में बताना। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो, और टेलीग्राम में ज्वाइन होना हो तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना, उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में बच्चों।